हरिओम। मैं जिनेश आश्वेत आप सभी का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं और हमारे पुरातन ग्रंथों में स्वस्थ रहने के लिए जो आयुर्वेद के अंदर बहुत सारी विधियां बताई गई हैं। इन विधियों में एक विधि जो है वो पंचकर्म है, जिसमें हम 5 विभिन्न विधियों के द्वारा अपने शरीर को किस प्रकार से स्वस्थ रह सकते हैं और एक बीमार व्यक्ति वापस से किस प्रकार स्वास्थ्य प्राप्त कर सकता है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसी विधि के बारे में डिटेल में जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं AYG अकेडमी, अर्थात आयुर्वेद योगा एंड गर्भ संस्कार अकेडमी, जो कि स्थापित की है डॉक्टर नूतन काकरे मैम ने। हरिओम मैम। हरिओम। मैम आयुर्वेद प्रैक्टिशनर हैं। इसके अलावा मैम ने योगा में MA भी किया है, MSc किया है। इसके अलावा मैडम इंटरनेशनली भी अफिलिएटेड है। मैम के प्री नेटल, पोस्ट नेटल और गर्भ संस्कार से संबंधित बहुत सारे कोर्सेज भी चलते हैं। तो यहाँ पर जो कि ये कुर्ला में जो इनका इंस्टीट्यूट है, जो अकेडमी है, वहाँ पर आज हम पहुंचे हैं ताकि हम इन पंचकर्म के बारे में डिटेल से जान सकें, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, कौन कौन व्यक्ति इनको कर सकता है और इनको करते वक्त क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और इसके करने से, नियमित करने से क्या क्या फायदे हमको हो सकते हैं, इन्हीं सब के बारे में आज हम मैडम से जानकारी लेंगे। तो मैम आप हमारा मार्गदर्शन करें और हमें बताएं कि जो हमें एक भ्रांति रहती है कि केवल जो स्वस्थ व्यक्ति है वो ही मतलब जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का सेवन करता है, या फिर जो बीमार व्यक्ति है वही केवल पंचकर्म की विधियों का लाभ ले सकता है, उसे ही केवल पंचकर्म की करना चाहिए। तो क्या ये सही है कि केवल बीमार व्यक्ति ही करे या कोई भी व्यक्ति पंचकर्म का लाभ ले सकता है? So first of all, thank you जिनेश जी for taking टाइम आउट, मतलब आप यहाँ पे आए AYG अकेडमी में और ये इंटरव्यू और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी जो पंचकर्म के बारे में मुझे शेयर करने का मौका दिया। दूसरा, आपका जो क्वेश्चन है कि पंचकर्म किसको करना चाहिए, बीमार व्यक्ति को या फिट व्यक्ति को, तो जैसे आपने कहा कि आयुर्वेद का जो गोल है वो स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखना एंड बीमार व्यक्तियों को जल्दी से जल्दी ठीक करना। तो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम और आतुरस्य विकार प्रशमन, तो ये दो जो गोल है वही अचीव करने के लिए आयुर्वेद में जो भी विधियां बताई है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो काफी लोगों में प्रचलित जो चीज है वो है पंचकर्म, जिसके बारे में हम विस्तृत से चर्चा करेंगे। किसी लोगों को ऐसा भी लगता है कि पंचकर्म मतलब ही आयुर्वेद, बट पंचकर्म एक पार्ट है आयुर्वेद का और ये इतना पॉपुलर है क्योंकि काफी सारे लोग इससे बेनिफिट ले रहे हैं। लेकिन कुछ लोग इवन स्केप्टिकल है, शंका है उनके मन में और डर लगता है। जैसे ही लोग बोलते हैं कि आपको उल्टियाँ कराई जाएगी दवाई देके या आपको डिसेंट्री कराई जाएगी, तो थोड़ा सा मन में थोड़ी शंका है। तो मेरा ये जो नॉलेज है आज मैं आपसे शेयर करूंगी, जो हमने सीखा है तो और प्रैक्टिकल में भी काफी सारे लोगों के ऊपर हमने किया है। तो पंचकर्म का मतलब है 5 प्रोसेसेस जिसमें आपके अलग अलग जो दोष के इम्बैलेंस है उनको बैलेंस करने की एक विधि। ठीक है, तो इसमें 5 कर्म आते हैं। वो 5 कर्म कौन से? तो नंबर 1 वमन, नंबर 2 विरेचन, नंबर 3 नस्य, नंबर 4 बस्ती। और आचार्य चरक ने बस्ती को 2 भागों में बांटा है, आस्थापन बस्ती और अनुवासन बस्ती। तो इसे आचार्य चरक के अनुसार पंचकर्म ये है। बट आचार्य सुश्रुत ने बस्ती के 2 भागों के बदले उन्होंने वमन, विरेचन, नस्य, बस्ती और रक्तमोक्षण ऐसे 5 कर्मों की विधि एक्सप्लेन की है। तो इस तरह से हम अभी समझ चुके हैं कि 5 कर्म कौन से हैं। अभी एक एक करके मैं वो विधि के बारे में बताऊंगी और किसको ये एक एक कर्म करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए है या बीमार व्यक्ति के लिए। तो सर्वप्रथम ये जो पंचकर्म की विधि है, आयुर्वेद हमेशा यही चाहता है कि आप स्वस्थ हो और स्वस्थ पूर्वक जीवन जितने लंबे समय तक जी सको, उसके लिए
सभी कुछ जो भी विधियां है, जो दिनचर्या ऋतुचर्या ये बताया है उसके लिए। तो पहले हम स्वस्थ व्यक्ति के बारे में पंचकर्म क्यों किया जाना चाहिए, कब कर किया जाना चाहिए वो देखते हैं। तो जैसे हमारे ऋतु जब बदलते हैं तो ऋतु के बदलाव के समय जब हमारे शरीर में भी जो दोष है, जैसे कि आयुर्वेद वात पित्त और कफ, इन 3 दोषों को काफी महत्व देते हैं। अभी ये वात पित्त कफ हमारे शरीर के अगर ग्रॉस लेवल पे हम अगर जानना चाहे इनको, तो ऊपर का जो चेस्ट लेवल तक का भाग है वो कफ दोष को प्राधान्य रूप से प्रेजेंट रहता है। वैसे तो सभी दोष सभी शरीर में है, बट अगर हमें ये पंचकर्म समझना है तो इसको हम ऐसा देखते हैं कि कफ दोष की प्रधानता हमारे चेस्ट रीजन में है, पित्त दोष की प्रधानता हमारे पेट की रीजन में है, मिडल पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड वात दोष की प्रधानता हमारे पेल्विक रीजन और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में है। तो अभी जब हम पहला कर्म जो पंचकर्म में आता है वमन, सो वमन ये जो है प्रधान कर्म है, और मोस्टली वमन कफ दोष जब ज्यादा मात्रा में आपके शरीर में जमा हो जाए तो उसको निकालने के लिए करने की विधि मतलब वमन है। अभी उसको कैसे निकालेंगे? जब कफ दोष छाती में है तो नजदीक का भाग कौन सा है जिससे वो कफ बाहर आएगा? तो आप सभी को पता है नजदीक का भाग हमारा मुंह है। तो इसीलिए वमन करते समय ऐसे दवाइयां दी जाती है कि आपको इंड्यूस मतलब मेडिकेटेड रूप से आप में वॉमिटिंग सेंसेशन इंड्यूस किया जाता है, किया जाता है। तो आपको उल्टियां करके वो कफ पूरा निकाल देते। अभी ये कब करना है? मोस्टली ये वसंत ऋतु में बोला गया है, ताकि हमारा कफ दोष काफी जमा होता है, और इसीलिए बहुत इजी होता है कि ऑलरेडी जमा हुआ दोष है उसको तुरंत निकाल दिया जाए। उसके बारे में जो एक्सेस जो कफ दोष है उसके रिलेटेड जो व्याधि या बाद में अगर नहीं ये कफ निकाला तो शायद आपको ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रिलेटेड इन्फेक्शन या डिसीजेस हो सकते। तो वो रोकने के लिए वसंत ऋतु में वमन की विधि बताई गई। तो फिट व्यक्ति है उसको भी ये चीजें करनी चाहिए। एंड मुख्यतः जिस व्यक्ति की पर्सनालिटी या प्रकृति ही कफ है उनको तो कंपलसरी ये करे तो काफी सारी बेनिफिट है। ठीक है, तो अभी ये हुआ कफ दोष के रिलेटेड वमन विधि। नाउ अब हम आगे देखते हैं विरेचन। विरेचन मोस्टली पित्त दोष को, एक्सेस पित्त दोष को निकालने की क्रिया है या विधि है। अभी हमें पता है पित्त दोष का प्राधान्य हमारा मिडल पार्ट ऑफ द बॉडी, यहाँ पे हमारी जाठर अग्नि भी है, यहाँ पे हमारे इंटेस्टाइन भी है, और मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ से जो नजदीक प्लेस है इवन मुंह भी है एंड एनल रीजन भी है। तो मोस्टली इजी वे से जो ग्रेविटेशनल पुल है वो है लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। इसीलिए जो एक्सेस पित्त को निकालने के लिए आयुर्वेद में पित्त दोष को निकालने के लिए विरेचन विधि का जो सजेशन दिया है। विरेचन विधि करते समय आपको अगेन विरेचन करने वाले जो द्रव्य है मतलब डिसेंट्री करने वाले या डायरिया करने वाले जो द्रव्य है वो मुंह से दिया जाता है। उसका काढ़ा या जो भी दवा आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे वो लेके वो दवा से फिर आपका जो ये पित्त दोष है वो निकलेगा, और ये निकलते समय मतलब आपको डिसेंट्री लगेगी तो आपको 4-5 बार मोशन के लिए जाना पड़ेगा। बट आप डरिए मत, क्योंकि ये जो जरूरी है कि ये दोष जो निकल रहे हैं वो काफी सारे आपको डाइजेशन के जो इश्यू है वो बाद में अगर हो सकते हैं, अगर ये जमा हुआ पित्त आपने नहीं निकाला तो उस रिलेटेड जो व्याधियां है उसको रोकने के लिए आपको ये चीजें करनी पड़ती। तो ये पित्त दोष का मोस्टली विरेचन कब करना चाहिए? विरेचन आपको शरद ऋतु में करने के लिए बोला है। ठीक है, अब आते हैं हम वात दोष या बस्ती। बस्ती मतलब अगेन ये लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी और नजदीक का रूट है हमारा एनल रीजन एंड स्त्रियों में हमारा वजाइनल रीजन। सो बस्ती
दो प्रकार की आचार्य चरक ने बताया है, एक तो आस्थापन बस्ती और एक है अनुवासन बस्ती। बस्ती के द्वारा एक्सेस जमा हुआ वात दोष है उसको निकाल दिया जाता है। अब बस्ती और विरेचन में क्या फर्क है? तो विरेचन में आपको दवा जो दी जाती है वो आपको मुंह से दी जाती है एंड फिर डिसेंट्री कराया जाता है। इसमें भी आपके इंटेस्टाइन पे, आपके जो कोलोन पे काम होता है और बैक्टीरिया, जो अच्छे बैक्टीरिया उनको रख के बुरे बैक्टीरिया को निकाल दिया जाता है। तो ये सभी प्रोसेस आपको मेडिकल सुपरविजन के अंडर ही करनी जरूरी है, ताकि उनको पता है कि कितनी दवा कब देनी है, क्या डोज है। ठीक है, अब हम आते हैं बस्ती की तरफ। तो बस्ती में अभी इसमें भी आपको डिसेंट्री होगी, ठीक है, बट फर्क क्या है कि आपको जो दवा दी गई है वो आपके एनल रीजन रूट से दी जाती है। सो इसमें आस्थापन बस्ती में मेडिकेटेड काढ़ा होता है, बनाया जाता है। अभी वो काढ़े में कौन सा द्रव्य डालना है या औषधियाँ डालनी है वो आपका डॉक्टर आपके प्रॉब्लम को देख के ही करेगा, या आप स्वस्थ के लिए करते हैं तो देर आर मतलब दवाइयाँ है जिससे वो डॉक्टर आपको चूज करके वो काढ़ा बना के आपके एनल रूट से एंटर कर देगा। अभी इससे क्या होगा, अंदर से वो पूरा जो कोलॉन है वो क्लीन हो जाएगा एंड उस तरीके से आपको मोशन आ सकते हैं। तो मोस्टली आस्थापन बस्ती लेते समय इसमें अलग अलग प्रकार है। मात्रा बस्ती, उसमें डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि उसका बहुत डीप नॉलेज है। तो आस्थापन में इसमें आपको लूज मोशन होने के ज्यादा चांसेस है। अब आते हैं हम अनुवासन बस्ती की तरफ। अनुवासन बस्ती में जो द्रव्य यूज किया जाता है वो मोस्टली स्निग्ध होता है। स्निग्ध मतलब जिसमें तेल या घी का यूज किया जाता है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग मेडिकेटेड काढ़ा या मेडिकेटेड द्रव्य, इसमें आपको घी एंड तेल की मात्रा ज्यादा होती। अब क्या होता है, तेल और घी से इंटेस्टाइन में जो रुक्षता आई है उसको कवर किया जाता है और इससे काफी बेनिफिट मिलता है। तो इस तरीके से हमने कवर किया वमन, विरेचन, बस्ती। ये प्रधान क्लेंजिंग थेरेपी है। तो इससे हमने कफ, पित्त और वात दोष के ऊपर काम किया। अब चौथा नस्य। नस्य ये किसके लिए यूज किया जाता है? अगर आप देखें तो हमारे सेंस ऑर्गन, चारों पांचों सेंस ऑर्गन, एक सेंस ऑर्गन तो पूरे शरीर में फैला हुआ है, दैट इज हमारा स्किन, लेकिन 4 सेंस ऑर्गन अपनी आंखें, नाक, इवन टंग, ईयर, ये सब यहाँ पे है। तो इसके लिए नस्य बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट। एंड हमारे साइनस में कफ जमा होता है तो वो एक्सेस कफ निकालने के लिए नस्य थेरेपी की जाती है। इससे आपकी जो ग्रहण क्षमता या नॉलेज लेने की क्षमता है, क्योंकि एक एक सेंस ऑर्गन का रिस्पेक्टिव जॉब है जो वो एक्सीलेंट रूप से होना चाहिए। तो कफ की वजह से, आवरण होने की वजह से कभी कभी ये नॉलेज ग्रहण करने की क्षमता में कमी हो सकती, इसके लिए नस्य थेरेपी बताई गई है। अब आते हैं, तो हमने ये 5 आचार्य चरक के अनुसार जो पंचकर्म है उसकी बात की। अब सुश्रुत के अनुसार एक रक्त मोक्षण, इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग बस्ती इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज आस्थापन एंड अनुवासन, आचार्य सुश्रुत ने क्या किया, बस्ती को एक ही ऐसे बस्ती बता दिया, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य एंड रक्त मोक्षण, ऐसे 5 कर्म बता दिए। अभी रक्त मोक्षण क्या है और किसको किया जाना चाहिए और क्यों आचार्य सुश्रुत ने ये सोचा? क्योंकि आचार्य सुश्रुत जो है वो मेनली सर्जन है, ठीक है, तो उन्होंने रक्त को भी एक चौथा दोष माना है। तो हमारे वात, पित्त, कफ, ये 3 दोष तो पता ही है सबको, लेकिन रक्त को भी दोष माना है। अभी रक्त को क्यों दोष माना है? रक्त बल्कि हमें जीवन देने वाला है। तो कभी कभी क्या होता है, ये रक्त जो एक्सेस मात्रा में जमा होता है, और रक्त ही है जो हर एक सेल के पास जाता है। न्यूट्रिएंट, हमारे पूरे पोषण रक्त के द्वारा होता है। अगर रक्त ही दूषित है तो वो अगर सेल के पास जाएगा तो डेफिनेटली पोषण के बदले हानि हो सकती है। एंड इसीलिए आचार्य सुश्रुत ने कहा रक्त मोक्षण करना बहुत जरूरी है, ताकि एक्सेस जमा हुआ जो एक्स्ट्रा ब्लड है वो निकालेंगे तो रक्त में प्यूरिफिकेशन ज्यादा आ जाएगा एंड इस वजह से पूरे शरीर में हल्कापन महसूस होगा। तो इस तरह से हमारी ये 5 कर्म है।
जी मैम, बिल्कुल। ये तो मतलब इतना डिटेल में हमने कभी जाना ही नहीं था, ना कभी ये पता था कि आचार्य चरक के हिसाब से पंचकर्म अलग है और आचार्य सुश्रुत के हिसाब से पंचकर्म अलग अलग हैं। और देखें कितनी छोटी छोटी बात बताई, जैसे नस्ते के बारे में मैडम ने बताया कि हम सोचते थे नस्ते का मतलब है कि हाँ भाई नाक में 2 ड्रॉप डाली और इसके बाद में भाई नाक का क्लींजिंग का प्रैक्टिस ये है। लेकिन जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, जो हमारे कंधे के ऊपर के जितने भी ऑर्गन के जो भाग हैं, जिसमें आंख, नाक, कान, गल और अपनी जीभ सभी आ गया, वो सभी को पोषण देने का काम और उनका क्लींजिंग करने का काम नशे के द्वारा किया जा सकता है। ये बात आज हमने जानी। मैम, इन सारी क्रियाओं के अंदर आप कोई, अब जैसे ये सारी प्रैक्टिसेस तो थोड़ी एडवांस लेवल की ही हैं और आयुर्वेद प्रैक्टिशनर के अंडर सुपरविजन गाइडेंस में ही करनी चाहिए, लेकिन इसमें से कोई विधि जो व्यक्ति नियमित रूप से अपने घर पे अगर प्रैक्टिस कर सके तो वो आप कुछ बताना चाहें? यस, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले जो मैंने अभी बोलते हुए कहा कि ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए पंचकर्म बताया गया है, तो बीमार व्यक्ति के लिए भी पंचकर्म है, लेकिन बीमार व्यक्ति के लिए पहले तो हमें उनको शमन कराना पड़ता है, उनका जो दोष है, क्योंकि शमन और शोधन ऐसे 2 स्टेप्स है। तो शोधन मतलब पंचकर्म जो करते हैं वो शोधन क्रिया है, और शमन क्रिया मतलब आपको अगर कुछ बीमारी है तो पहले उसको पैसिफाई, उसको शांत करके फिर वो धीरे धीरे वो जो डिसीज है उसको दूर करके फिर शोधन करना चाहिए। तो ऐसे काफी सारे उसमें प्रोसेस है। तो ये पूरा पंचकर्म करने का भी 3 विधियां है, एक तो पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म। तो पंचकर्म करने से पहले, पंचकर्म करने के बाद, और पंचकर्म मतलब ये हमने 5 विधि प्रधान कर्म है। तो करने से पहले तैयारी के लिए हमें स्नेहन, स्वेदन, ये सब चीजें मतलब बॉडी को तैयार करना, मसाज करना, ये सब आता है। और एक बार होने के बाद थोड़ा वीकनेस आता है, तो वो वीकनेस को हमें धीरे धीरे संसर्जन कर्म होता है, मतलब आपके खाने में लिक्विड डाइट, फिर सेमी सॉलिड डाइट एंड फिर सॉलिड डाइट, इस तरीके से ये पूर्ण पंचकर्म की विधियां है। अभी आप पूछ रहे कि डे टू डे में हम कौन सा ऐसा कर्म करें, तो सबसे इजीएस्ट वे इज नस्य, क्योंकि वामन, विरेचन, बस्ती, दे आर डायरेक्टली टेकिंग केयर ऑफ योर मेन दोषा, वात, पित्त, कफ। तो आपको मतलब एनिमा, लोग सोचते हैं कि एनिमा मतलब बस्ती, तो आप वैसे करना चाहते तो बस्ती भी एक चीज है जो आप वो ले सकते हो, क्योंकि ये वात दोष को कंट्रोल करते हो। वात दोष मतलब अगर आप बस्ती करते तो आपने 50% आपके शरीर को हैंडल किया, क्योंकि वात दोष बहुत पित्त और कफ को दोनों को नियंत्रित करता है। तो बस्ती एक की जा सकती है। एंड दूसरा नस्य, क्योंकि नस्य जो है वो नाक में दवा डालने का होता है, नॉस्ट्रिल में, ईच नॉस्ट्रिल, एंड देन टेकिंग इनसाइड। सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द नॉलेज, क्योंकि सेंस ऑर्गन है तो हमारे जो महत्वपूर्ण भाग है। तो आप नस्य कर सकते हो, बस्ती कर सकते हो रेगुलर में, लेकिन ये भी अब मैं अगर बोलूं तो आप अगर एक्सीलेंट रिजल्ट चाहते हो तो आयुर्वेदिक फिजिशियन के अंडर ही करें। मैम, मैंने सुना है नशे करने से याददाश्त भी बढ़ती है, मेमोरी पावर इंप्रूव होती है। यस, इवन चश्मे का नंबर कम होता है। चश्मे का नंबर, ये तो फिर स्टार्ट करना ही पड़ेगा जल्दी। यस ठीक है मैम। इसके अलावा जैसे हम यहाँ पे पंचकर्म पढ़ते हैं, वैसे ही योगा के अंदर हम षटकर्म भी पढ़ते हैं, तो दोनों में अगर आप कुछ सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस शेयर करना चाहें। षटकर्म में 6 विधियां हैं योग में हमारे, तो उसमें धौती, बस्ती, नेति, कपालभाति, त्राटक, ये सब जो क्रिया आती है। तो अभी इसमें भी षटकर्म में भी वही काम होता है, लेकिन करने की विधि उसकी अलग है। अगर हम कंपैरिजन करें तो धौती से हम मतलब जो कफ दोष है वो निकालते हैं, राइट। इसमें आप मतलब सलाइन वाटर या जस्ट ल्यूक वार्म वाटर यूज करते हो। तो मतलब योगिक क्लेंजिंग में आप ज्यादा करके मेडिसिन यूज नहीं करते हो, जस्ट नेचुरल जो वाटर है, ल्यूक वार्म वाटर या थ्रेड ले लिया या नेति पॉट ले लिया, और उसमें ल्यूक वार्म वाटर और सलाइन और पिंच ऑफ सॉल्ट डाल के आप नाक में पानी डालते हो, नेति करते। तो नेति और नस्य हम कनेक्ट करें तो नस्य में ऑयल यूज करते हैं, दवा यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू दोषा, बट नेति में हम पिंच ऑफ सॉल्ट डाल के ल्यूक वार्म वाटर और वो हम अल्टरनेट नॉस्ट्रिल में डालते हैं और निकालते हैं। तो वैसा नस्य में नहीं होता है।
ठीक है। और जो हमारी कपालभाति है, कपालभाति भी एक क्रिया है, षट क्रिया। इसमें भी पूरे आपके जो सेंस ऑर्गन है, मतलब जो साइनसेस में कफ जमा है वो निकालते, फोर्सफुल एक्सिलेशन है, राइट। तो इस तरह से हम अगर कंपैरेटिव कर ले, गोल एक ही है, लेकिन मतलब उसमें पहुंचने का अलग अलग रूट है। जैसे आपको जाना है CST जाना है, कुर्ला से CST जाने के लिए आप बस से जा सकते हो, आप ऑटो से जा सकते हो, या आप ट्रेन से जा सकते हो, या अपनी कार लेके जा सकते हो। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द रूट यू चूज टू गेट क्लेंजिंग डन फ्रॉम योर बॉडी। तो आज अपन को एक बात और क्लियर हुई कि जैसे हम हमेशा षटकर्म के अंदर पढ़ते हैं कि हाँ भाई हमारी वारिसार धोती होती है, जिसमें हम केवल पानी से क्लींजिंग करते हैं, तो ठीक है वो भी क्रिया है। लेकिन यहाँ पे जो पंचकर्म के अंदर जो वमन विधि बताई गई है वो वारिसार धोती नहीं है, वहां पे केवल पानी से क्लींजिंग नहीं हो रही है, वहां पे बहुत सारा पहले पूर्व कर्म करना पड़ेगा, उसके पास में प्रधान कर्म आएगा, जिसमें हमें आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के सुपरविजन में ही मेडिकेटेड ऑयल एंड जो दूध है वो सब हमें उपभोग करना है, और उसके बाद में पश्चात कर्म पे भी बहुत ध्यान रखना है। तो ये जो मेन डिफरेंस है वो हमें समझने वाली बात है। तो उम्मीद है आप सबको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मैडम न केवल पंचकर्म की स्पेशलिस्ट है बल्कि संपूर्ण आयुर्वेद की स्पेशलिस्ट हैं। इसके अलावा मैडम गर्भ संस्कार का जो मैडम का कोर्स है वो भी बहुत ही बढ़िया है, उनके बहुत ही बढ़िया रिव्यूज मैंने इनके जो स्टूडेंट्स हैं उनसे सुने हैं। इसके अलावा मैम ने गर्भ संस्कार के ऊपर एक किताब भी लिखी है। मैम आपकी किताब दिखा सकते हैं? यस, द अल्टीमेट गाइड टू गर्भ संस्कार। इसमें न केवल गर्भ संस्कार की बात की गई है बल्कि योगा और आयुर्वेद भी बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो ये सब बातें तो हमारी जानकारी के लिए तो जरूरी है ही, लेकिन इसी के बारे में, गर्भ संस्कार के बारे में भी हम आगे भी जानेंगे, और हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि हाँ भाई जो हमने आज जो पंचकर्म समझा, जो शुद्धि क्रिया समझी, ये बिफोर प्रेगनेंसी, बिफोर कंसीविंग किस तरह से जो पुरुष है और महिला दोनों के लिए जरूरी है कि हम वो पहले अपने शरीर का शुद्धि करें, मन की शुद्धि करें, इसके बारे में और गर्भ संस्कार के बारे में हम डिटेल में मैडम से अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। हरिओम। थैंक यू। थैंक यू।